आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में अब पढ़ते हैं ग्रैंड मास्टर रोबो का आगे का भाग। पिछली कहानी में हमने पढ़ा किस तरह ग्रैंड मास्टर रोबो ने समुद्र के अंदर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया और जिसकी लपेट में आकर निस्ती नामक व्यक्ति अग्निमुख बन गया था और उसने राजनगर में तबाही मचा दी थी, जिसको रोकने के लिए ध्रुव उससे भिड़ पड़ता है। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। ध्रुव ने हथगोला अग्निमुख की तरफ उछाला, लेकिन अग्निमुख के सिर की धज्जियां उड़ा देने के लिए आगे बढ़ता गोला हवा में ही रुक गया था। ध्रुव इस आश्चर्य का कारण जानने के लिए घुमा और उसकी आंखें फैलती ही चली गई थी। हवा में बने एक द्वार से निकल रहा सोने की पोशाक पहने मानव किसी कोण से इस धरती का नहीं लग रहा था। उसकी हथगोले को हवा में रोक देने की अद्भुत शक्ति भी इसी बात की पुष्टि करती थी। लेकिन अग्निमुख साफ तौर से इस अद्भुत मानव को जानता था। उफ, एक और नई घटना, मेरा तो अब सर ही घूम रहा है। तुम यहाँ पर भी आ पहुंचे। यह नहीं हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। मैं तुमको ले जाने आया हूँ अग्निमुख। तुम जानते हो कि हम तुमको जाने नहीं दे सकते। नहीं, अब तो मुझे नहीं ले जा सकते हो। अब मुझे कोई भी बांध नहीं सकता है। तुम जानते हो तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझ पर बेअसर है और तुमको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुम अपनी मर्जी से चलो या मेरी मर्जी से। यह क्या हो रहा है कार्लो? यह आदमी तो नौटंकी से भागा हुआ लगता है। भी कहो, आदमी खतरनाक लगता है। यह हमारा काम खुद ही कर रहा है। अभी चुपचाप देखते हैं, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम अपनी ताकत इन लोगों को दिखाएंगे, समझे? उधर अग्निमुख बौखलाकर अपनी पूरी ताकत से वार करने की कोशिश कर रहा था। अपनी शक्ति तुम व्यर्थ मत करो। तुम्हारी ऊर्जा मेरे स्वर्ण पास से आगे नहीं बढ़ सकती है अग्निमुख। अब तुम शांतिपूर्वक मेरे साथ चलो। समझ में नहीं आ रहा है यह स्वर्ण मानव दोस्त है या दुश्मन, पर इतना तो साफ है कि यह अग्निमुख को अपने साथ ले जाना चाहता है और मैं इसको इसकी इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। ठहरो, तुम अग्निमुख को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ बालक, और तुमको रोकना मेरे लिए एक मामूली काम है। जरूर होगा, अगर तुम्हारा वार मुझ पर लग सके तो जरूर होगा, लेकिन मैं तुमको इसका मौका नहीं दूंगा। तो तुम मुझ पर शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। हम शारीरिक शक्ति दिखाने के आदी नहीं हैं बालक, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। युद्ध बराबरी का होना चाहिए। श्रवण मानव का हाथ दूर ही घुमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। यह तो अद्भुत प्राणी है। यह मुझ पर दूर संचालित वार कर रहा है। ऐसे रिमोट कंट्रोल वारों से ये मुझको मार मार कर अधमरा कर देगा और मैं इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुकाबला बराबरी का नहीं है, इसलिए अब मुझे अपने लिए मदद बुलानी होगी। और तभी ध्रुव के मुंह से चहचहाहट निकलती। अगले ही पल आकाश में उड़ रही चिड़ियों का एक झुंड तेजी से नीचे आया और अचानक हुए इस हमले से श्रवण मानव संभल नहीं पाया। उसके हाथ में पकड़े स्वर्ण पास का दूसरा हिस्सा नीचे आ गिरा और इससे पहले कि यह संभले, मुझे इसको काबू में कर लेना चाहिए। इस मानव को पकड़ने के लिए हमारे हथियार शायद बेकार साबित हो। इसके लिए इसको इसके अपने ही हथियार से पकड़ा जा सकता है। और इससे पहले कि श्रवण मानव कुछ समझ पाता, वह अपनी सुनहरी रस्सी के बंधनों में बंध चुका था। लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। बाजी पलट रही है समद। ध्रुव ने इन दोनों को कैदी बना लिया है, यानी अब हमको बीच में टांग अड़ानी ही पड़ेगी। तुम बहुत बुद्धिमान और बलवान हो बालक। आज मैं पहली बार किसी के हाथों परास्त हुआ हूँ। तारीफ करना छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ। तभी गोलियों की एक तेज बौछार ध्रुव को दूर हट जाने पर मजबूर कर देती है। ये वही लोग होंगे जिन्होंने हथगोला फेंका था। ये लोग उस गली से इधर गोलियां चला रहे हैं और इन गोलियों की बौछार में मैं उन तक पहुंच भी नहीं सकता हूँ। स्वर्ण मानव ने इस व्यवधान का पूरा फायदा उठाया। उफ, ये दोनों भाग रहे हैं और हमारे बीच में गोलियों की बौछार है। ध्रुव के देखते ही देखते स्वर्ण मानव और अग्निमुख दरवाजे के अंदर गायब हो गए। मैं उनको भागने नहीं दे सकता, वरना फिर यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये दोनों कहाँ गए। और इस द्वार का आकार भी छोटा होता जा रहा है। थोड़ी देर में ही यह बिल्कुल गायब हो जाएगा और इस द्वार तक पहुंचने के लिए गोलियों की बौछार रोकना जरूरी है। ध्रुव के गले से एक तेज गुर्राहट निकलकर चारों तरफ फैल गई और उसका जवाब भी तुरंत आया। गलियों में घूम रहे दर्जनों की संख्या में आवारा कुत्ते ध्रुव की पुकार पर ग्रैंड मास्टर रोबो के भेजे हत्यारों पर टूट पड़े थे। गोली चलनियां तुरंत बंद हो गई क्योंकि खूंखार हत्यारे अब ध्रुव की अनोखी फौज के कब्जे में थे। उफ, यह दरवाजा तो बहुत छोटा हो गया है। यानी अब यह पता करने का समय नहीं है कि मुझ पर गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे। अब तो मुझे उस दरवाजे के पार जाना ही पड़ेगा, चाहे उस पार मुझे कुछ भी मिले, अपनी मौत भी। लेकिन अग्निमुख मुझसे बचकर नहीं भाग पाएगा। संकरे द्वार के किनारों से रगड़ता हुआ ध्रुव का शरीर दरवाजे के उस पार निकलता चला गया। और द्वार के उस पार क्या था यह कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ समुद्र के तले बसी एक रहस्यमय स्वर्ण नगरी अपने विनाश का इंतजार कर रही थी। मास्टर, हमारे सारे घातक हथियार अपने अपने स्थान पर फिट हो चुके हैं। अब आपको एक इशारे पर हम इस मूंगे की दीवार को मिट्टी में मिला देंगे। शाबाश मेरे कमांडरों, आदेश की प्रतीक्षा करो। और राजनगर में श्वेता मेरी बच्ची, तू कहाँ रह गई थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि यह सही सलामत लौट आई। चलो रेनू, अपना यहाँ का काम खत्म हुआ। अब हमको अग्निमुख की तलाश में फिर। अरे पिंग पिंग, तभी अलार्म बजने लगता है। मेरे पॉकेट ट्रांसमीटर पर ये इमरजेंसी सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? यह तो चंडिका के सिग्नल है।
चंडिका के पर मेरा ट्रांसमीटर तो मेरी बेल्ट पर। उफ नो, अब याद आ रहा है कि जब मैंने पोशाक बदली तो बेल्ट से ट्रांसमीटर गायब था। हमको इन सिग्नलों के सहारे तुरंत चंडिका तक पहुंचना होगा। शायद उसने अग्निमुख को ढूंढ निकाला है। हम भी चलते हैं, आओ श्वेता। नहीं मम्मी, अब मैं स्कूल आ ही गई हूँ तो थोड़ा झूला झूल कर वापस जाऊंगी। तुम जाओ, फिर कार को वापस भेज देना। अभी अभी एक्सीडेंट से बचकर आई हो और अभी तुमको खेल सूझ रहा है। जो मर्जी आए वो करो, लेकिन इधर उधर मत जाना। यह मुझे पता करना होगा कि वह कौन चोर है जो मेरा ट्रांसमीटर चुरा कर ले गया था, मगर बेवकूफ़ गलती से बटन दबा बैठा है और सिग्नल आने लगे हैं। अब मुझे उसका सिग्नल जाकर बंद करना पड़ेगा। करीम और रेनू सिग्नलों का पीछा करते हुए समुद्र तट तक आ पहुंचे थे। कमाल है, ये सिग्नल तो समुद्र से आ रहे हैं। तो अब क्या तैरने की तैयारी करें? इसकी ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी रेनू। उधर देखो, एक मोटर बोट खाली पड़ी हमारा ही इंतजार कर रही है, एकदम फिल्मी स्टाइल में। अरे, यह तो वही मोटर बोट है जो पीटर लेकर आया था, लेकिन ध्रुव और पीटर तो आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ये सिग्नल उनके तो नहीं है। हो सकता है मोटर बोट में ऑक्सीजन मास्क भी सिर्फ एक ही है। आओ देखते हैं। और रहस्यमय स्वर्ण नगरी में। शाबाश धनंजय, हमको पूरा विश्वास था कि तुम इस दुष्ट अग्निमुख को वापस लाने में अवश्य सफल होगे। यह आपका आशीर्वाद है श्रीमान, वरना मुझे तो एक मानव ने बंदी बना लिया था। तभी कौन है? हे देव, यही है वह मानव। यहाँ तक भी आ पहुंचा, आश्चर्य है। पकड़ लो इसको। अपने चारों तरफ से नए वातावरण को देखकर ध्रुव पल भर के लिए भौंचका रह गया, और जब तक वह संभल पाता दो जोड़ी शक्तिशाली बाहें उसे जकड़ चुकी थी। यह तो स्वर्ण नगरी लगती है, लेकिन ध्रुव ने संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत तुम लोगों ने ही की है और मुझे अपनी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ठहर जाओ बालक, तुम उससे पहले मानो हो जो अपनी इच्छा से हमारी स्वर्ण नगरी में आए हो। तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? मेरा नाम ध्रुव है और मैं अग्निमुख को यहाँ से ले जाने आया हूँ। हम इसकी आज्ञा नहीं दे सकते हैं ध्रुव। इस नगरी में आने के बाद कोई धरती पर वापस नहीं जा सकता है। फिर अग्निमुख तो हमारा अपराधी है। अपराधी पर यह तो अग्निमुख कौन है? आप लोग कौन हैं और आप समुद्र के अंदर क्यों रहते हैं? अग्निमुख कौन है, इसका उत्तर तो तुमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यह भी तुम्हारी तरह धरती ही वासी है। वैसे तो हम लोग भी मानव ही हैं और पृथ्वी के ही वासी हैं, परंतु हमने तो आपके बारे में कभी सुना नहीं है। सुना नहीं तो पढ़ा जरूर होगा अपने पुराणों और प्राचीन कथाओं में। हमारी सभ्यता युगों पुरानी है ध्रुव, तुम्हारी धरती की किसी भी सभ्यता से लाखों वर्ष पुरानी। हम लोग उस युग के हैं जिसकी कहानियाँ तुम पुराणों में पढ़ते हो। ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, पुष्पक विमान जैसी अद्भुत वस्तुएं हमारे युग की ही हैं। महाभारत के युग में हमारे पुरखे भी लड़े थे, लेकिन फिर प्रलय आ गई, पूरी पृथ्वी पानी से भर गई। उस समय हमने समुद्र के अंदर इस स्वर्ण नगरी का निर्माण किया और यहीं रहने लगे। हमारा ज्ञान विज्ञान युगों पहले भी काफ़ी उन्नत था, और तब से अब तक हमारे विज्ञान ने जितनी प्रगति की है वह तो धरतीवासियों को जादू के समान लगेगी। पर आप इस विज्ञान को धरतीवासियों के साथ क्यों नहीं बांटते हो? क्योंकि तुम लोग हिंसक और क्रूर हो। तुम लोग इस विज्ञान का इस्तेमाल युद्ध के लिए करोगे। यही कारण है कि हम धरतीवासियों के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। अब तक तो मूंगे की चट्टानी दीवार ने हम लोगों को छुपा रखा था, लेकिन इस दुष्ट अग्निमुख ने उसको तोड़कर हमें दुनिया वालों के सामने ला दिया है। यह तो उस धमाके से लगभग मर चुका था, लेकिन यह हमारी ही भूल थी कि हमने इस पर तरस खाकर इसके शरीर में फिर से जान डाल दी। लेकिन हमको यह पता नहीं था कि न्यूक्लियर धमाके की वजह से यह मानव एक आग उगलते दानव के रूप में बदल गया। इस घटना ने हमको भी अचंभित कर दिया था, और इसका फायदा उठाकर अग्निमुख तबाही मचाता हुआ इस नगरी से भाग निकला। इसको इस विनाश के अपराध की सजा देने के लिए अग्निमुख को पकड़कर वापस लाना जरूरी था, इससे पहले कि हम इसका पीछा कर पाते। हमको सूचना मिली कि कुछ अन्य समुद्री जीव भी इस धमाके से आग उगलते जीवों के रूप में बदल गए हैं। वे हमारे लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए हमने पहले उनको पकड़कर कैद करना जरूरी समझा। फिर भी एक ऐसा जीव हमारी पकड़ से बचकर भाग निकला। उसने कुछ गोताखोरों को भी मार डाला। हमारे सामने उसके खत्म कर देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन हमारे ऐसा करने से पहले ही ना जाने किसने उसको ख़त्म कर दिया। उसको मैंने ही ख़त्म किया था, क्योंकि उसने मुझ पर भी हमला करने की कोशिश की थी। मेरे स्टार ट्रांसमीटर पर ये इमरजेंसी सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ अनुमान लगा पाता, भीषण धमाकों की कई आवाज़ों ने पूरी स्वर्ण नगरी को कपा डाला था। यह क्या हो रहा है? यह धमाके मूंगे की चट्टानों को चकनाचूर होने के ऐलान थे। स्वर्ण नगरी की चार दीवारी ढह चुकी थी। चट्टानों पर लगे दर्जनों शक्तिशाली बमों ने अपना काम कर दिया था। अब हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं है कमांडर। शाबाश, अब तुम सब इस स्वर्ण नगरी को घेर कर मेरे इशारे का इंतजार करो। सबसे पहले मुझे अकेले आगे जाना होगा। क्यों कमांडर? अगर इस नगरी में कोई रहता है तो हमारी कोशिश होगी कि वे आत्मसमर्पण कर दे, ताकि हम बगैर किसी नुकसान के इस नगरी पर कब्जा कर लें। ओह, क्या जोरदार आइडिया है। इसी दिमाग के कारण ही तो इनको कमांडर बनाया गया है और स्वर्ण नगरी में हम पर आक्रमण हो रहा है। हे देव, जिसका डर हमें युगों से था वही बात सामने आ गई है। इससे घबराने की क्या बात है, हम मुकाबला करेंगे।
हमने युगों से किसी के साथ युद्ध नहीं किया है। हमारी युद्ध करने की क्षमता एकदम शून्य हो गई है। अब हमारा विनाश निश्चित है। नहीं नहीं, मेरे रहते इस नगरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हो, मैं उनका हारने का रास्ता निकाल ही लूँगा। मुझको अपने लिए एक ऑक्सीजन मास्क चाहिए, इसकी तुमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हारे गले में एक ऐसा यंत्र लगा देंगे जिससे तुम पानी में सांस ले सको, ठीक मछलियों की तरह, और इसमें लगे एक खास पुर्जे की मदद से तुम बात भी कर सकोगे। और सिर्फ 5 मिनट बाद ध्रुव एक वाटर टैंक में उस यंत्र का परीक्षण कर रहा था। यह तो जादू है, मुझे तो अब यकीन ही नहीं हो रहा है। हम पहले ही कह चुके कि हमारे यहाँ की कई चीज़ें तुमको जादू का यंत्र लगेंगी, जबकि यह सब विज्ञान का चमत्कार है। हमारी नगरी की तरफ एक मानव बढ़ रहा है श्रीमान। क्या यह अकेला आ रहा है? मेरे ख्याल से इसके पास हमारे लिए कोई संदेश है। मैं बाहर जाकर उससे मिलता हूँ। कुछ ही देर में ध्रुव और कमांडर आमने सामने खड़े थे। तो तुम ध्रुव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम पानी में सांस कैसे ले रहे हो? अपनी ऑक्सीजन खराब मत करो, मतलब की बात करो। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? मुझे तो अपना संदेश इस सर्व नगरी वासियों को देना है ध्रुव, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर होने से तो सारे कामों का एकदम आसान कर दिया है। मतलब की बात करो तो ध्यान से सुनो। हम कमांडर रोबो अटैक फोर्स के कमांडर हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ग्रैंड मास्टर रोबो, यानी इस पूरे विनाश के पीछे ग्रैंड मास्टर रोबो का हाथ है। मुझे रोबो के किसी भी गुंडे के मुंह लगना पसंद नहीं है। जाकर अपने बॉस से कह दो कि वह खुद आकर मुझसे बात करे। सामने आते ही ध्रुव, उसकी ज़िंदगी का फैसला। तुम तेज में बहुत जल्दी आते हो ध्रुव, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम लोग एकदम सुरक्षित हो। बाहर खड़ी अटैक फोर्स के सारी हथियार मैंने बेकार कर दिए। क्या कह रहे हो तुम? ग्रैंड मास्टर के गुप्त अड्डे में मैंने एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उसके सिग्नलों की मदद से तुम उसके अड्डे तक पहुंच सकते हो। ये रहा उन सिग्नलों को पकड़ने के लिए रिसीवर। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ट्रांसमीटर सिग्नल पकड़ रहा है। ठीक है, इससे आगे हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। आगे का काम तुमको अपने आप ही करना पड़ेगा। लेकिन यह सारे भेद तुम मुझे क्यों बता रहे हो? गुड बाय मिस्टर ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक। यह क्या चक्कर है? कहीं यह रोबो का कोई नया प्लान तो नहीं है? लेकिन मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। मुझे इसकी बात पर भरोसा करने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। और फिर तो ये परिस्थिति है। हाँ, रोबो की अटैक फोर्स के हथियार चाहे बेकार हो गए हो, पर फिर भी वे सब पेशेवर हत्यारे हैं। उनसे निपटने के लिए हमको कुछ मदद चाहिए। पर क्या हमारे पास तो ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो इस युद्ध में तुम्हारी मदद कर सके? है वे आग उगलते समुद्री जीव जिनको आप लोगों ने पकड़ कर रखा है। ऐसा एक भयंकर जीव एक पूरी फौज के लिए काफ़ी होगा। सच में कमाल है। यह विचार हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? और सतह पर सिग्नल समुद्र के अंदर से आ रहे हैं रेनू, हमारे ठीक नीचे से। हमको पानी के अंदर जाना पड़ेगा। यह काम हम में से कोई एक ही कर सकता है, क्योंकि वोट में ऑक्सीजन मास्क सिर्फ एक ही है और उसे मैं पहन चुकी हूँ। चंडिका, तुम वोट में कैसे? हम तो यह समझ रहे थे कि ये सिग्नल तुम भेज रही हो। तुम लोग गलत भी समझ रहे थे और सही भी। सिग्नल मेरे ट्रांसमीटर के हैं, लेकिन उसे मैं नहीं भेज रही हूँ। अब तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह मेरा इंतज़ार करो। लौटते में तुम दोनों के लिए मैं एक मछली लेकर आऊँगी। अब तो इंतज़ार करने के अलावा और कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं। समुद्र के अंदर क्या हुआ कमांडर? उन लोगों को सोचने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे ध्रुव को कोई योजना बनाने के लिए थोड़ा वक्त देना ही पड़ेगा। और फिर तभी कमांडर, कोई हमारी तरफ आ रहा है। यह तो ध्रुव है, हमारा जानी दुश्मन। और यानी ध्रुव ने कोई इतनी जल्दी योजना बना ली है। तभी अटैक करो। सभी की उंगलियां अपने अपने हथियारों पर दब गई। लेकिन कमांडर, मेरा हथियार काम नहीं कर रहा है। मेरा भी नहीं कर रहा है। किसी ने हमारे हथियारों को बेकार कर दिया। यानी कमांडर की सूचना सही थी। वेरी गुड, यानी अब अटैक करने की बारी हमारी है। और तभी ध्रुव धनंजय का नाम लेकर उसे बुलाता है। अगले ही पल धनंजय अपनी भयंकर सवारी के साथ रोबो के भोज के हत्यारों पर टूट पड़ा। आग उगलते समुद्री दैत्य की एक झलक ही सबके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। लड़ाई होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। देखते ही देखते रोबो के कई गुंडों से भाग खड़े हुए। कुछ भूखे समुद्री जीव का भोजन बन गए और कुछ डर के मारे बेहोश हो गए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। ध्रुव भी वहाँ का मोर्चा धनंजय पर छोड़कर अपने प्लान के दूसरे भाग पर काम करने के लिए वापस लौटा। ग्रैंड मास्टर रोबो की अटैक फोर्स तो गई, अब उसका अड्डा। कमांडर, अब तो तुमको मुझ पर यकीन आया ना ध्रुव? पर हाँ, पर तुम यहाँ ये क्यों कर रहे हो? समझने का समय मेरे पास नहीं है। अब तुमको ग्रैंड मास्टर रोबो के अड्डों को जल्दी से जल्दी नष्ट करना पड़ेगा, वरना अगर ग्रैंड मास्टर सतर्क हो गया तो पूरा प्लान खटाई में पड़ जाएगा। पर उस अड्डे के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसको मैं नष्ट कर दूंगा। पर तुम्हारे पास एक ऐसा आदमी है जो उस अड्डे के बारे में जानता भी है और उसे नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। कौन है ऐसा आदमी? वह आदमी है अग्निमूर्ख। उफ, मिस्ती थी। ग्रैंड मास्टर रोबो ने तुमको मार डालने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। तुम तो अच्छे भले आदमी थे मिस्ती, पर रोबो ने तुमको आग उगलता राक्षस बना दिया। आज तुम्हारी यह दुर्दशा सिर्फ एक आदमी के कारण है, और वही आदमी तुम्हारा एकमात्र दुश्मन है। वही आदमी जिसका नाम है ग्रैंड मास्टर रोबो। सच है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गुप्त अड्डे पर मास्टर, गजब हो गया। किसी ने हमारे साथ जबरदस्त गद्दारी की है क्या? हाँ मास्टर, किसी ने हमारी अटैक फोर्स के सारे हथियार बेकार कर दिए हैं और फिर स्वर्ण नगरी में रहने वाले उन सब को गाजर मूली की तरह काट डाला है उन लोगों ने। हे शैतान,
तुमको यह सब कैसे पता चला? अभी अभी अटैक फोर्स के कमांडर का मैसेज आया था। आपका जानी दुश्मन ध्रुव भी स्वर्ण नगरी वालों के साथ जा मिला है और अब मिस्टी भी उनके साथ ही है। वे अब हमारे इस अड्डे की तरफ आ रहे हैं। कमांडर ने आपसे तुरंत भाग निकलने के लिए कहा है। कमांडर का मैसेज एकदम सही था। ध्रुव और कमांडर के साथ अड्डे की तरफ बढ़ता अग्निमुख ग्रैंड मास्टर को खत्म कर देने के लिए बेताब हो रहा था। अब तुमको और अग्निमुख को अड्डे का रास्ता पता ही है, तो वहाँ ट्रांसमीटर फिट करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ग्रैंड मास्टर का अड्डा अभी एक जगह पर नहीं रहता है, वह अपनी जगह बदलता रहता है। सिग्नल नहीं कहीं से आ रहे हैं कमांडर, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई इमारत जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अपने दाईं तरफ देखो ध्रुव। ध्रुव ने अपनी दाहिनी तरफ देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। यह तो व्हेल मछली है, विशालकाय ब्लू व्हेल। यह ब्लू व्हेल नहीं है, बल्कि ब्लू व्हेल के रूप में एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। यही ग्रैंड मास्टर रोबो का गुप्त अड्डा है ध्रुव। इससे पहले कि आश्चर्यचकित ध्रुव कुछ बोल पाता, पनडुब्बी के सिरे पर एक दरवाजा खुला और उसमें से वाटर स्कूटर पर सवार एक आकृति तेजी से बाहर निकली। यह ग्रैंड मास्टर रोबो है और यह भाग रहा है, पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा। इसका पीछा करने का ख्याल छोड़ दो ध्रुव। तुम तैर कर उस वाटर स्कूटर को कभी भी नहीं पकड़ सकते हो। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने लिए सवारी का इंतजाम करना ही पड़ेगा। और ध्रुव के गले से एक सीटी की आवाज़ निकलती है और पानी में तरल बनकर फैलने लगी। ध्रुव का दोस्त ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ ही पलों में ध्रुव को अपनी तरफ तेजी से आती एक आकृति दिखाई देने लगी। उफ, डॉल्फिन! चलो डॉल्फिन, आओ अग्निमुख। लेकिन अग्निमुख का ध्यान न्यूक्लियर पनडुब्बी के रिएक्टर ने खींच लिया था। इसकी एनर्जी की भूख एक बार फिर बढ़ रही थी। ध्रुव को अग्निमुख की अब कोई ज़रूरत भी नहीं थी। यह स्कूटर तो सच में बहुत तेज चल रहा है। डॉल्फिन इसका पीछा नहीं कर सकती और मैं रोबो को पकड़ नहीं सकता हूँ। डॉल्फिन की यह बात शायद समझ में आ गई। वह वापस पलट रही है। नहीं, यह तो उस सुरंग की तरफ जा रही है। यह कोई जरूर छोटा रास्ता है, शॉर्टकट। ध्रुव का ख्याल सही था। सुरंग के बाहर निकलते ही उसका सामना अपनी तरफ आते रोबो से हुआ। रोबो ने सामने खतरा देखकर स्कूटर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन डॉल्फिन तब तक उस तक पहुंच चुकी थी। उसके एक भीषण धक्के ने स्कूटर को दूर जा फेंका। बस दोस्त, अब यही मैं इसको संभाल लूँगा। और अब दो जानी दुश्मन आमने सामने थे और दोनों ही जानते थे कि जिंदा रहने का सिर्फ एक ही सूरत है, अपने दुश्मन की मौत। आश्चर्य है, यह पानी में सांस ले रहा है। मुझे बहुत सतर्क रहना होगा। मैं इसकी मशीनी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। और वहाँ से थोड़ी दूरी पर अग्निमुख पनडुब्बी के अंदर घुसने का रास्ता बना चुका था। अब उसके सामने लगा न्यूक्लियर रिएक्टर उसको खुला आमंत्रण दे रहा था और उसको रोकने वाला भी वहाँ कोई नहीं था। महीनों के भूखे की तरह अग्निमुख ने दोनों हाथ रिएक्टर के ऊपर कस दिए और रिएक्टर से निकली प्रचंड एनर्जी उसके शरीर में तेजी से समाने लगी। दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव को खत्म कर देने के लिए पागल हो रहा था। आज तेरी वजह से मेरा गैंग तबाह हुआ है ध्रुव। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमको तुम्हारी दुनिया पर राज करने की हवस ने तबाह किया है रोबो। तुमको उन लाखों लोगों की आह ने तबाह किया है जिनकी लाशों पर तुमने अपना साम्राज्य बनाया था। तुम्हारा वह साम्राज्य तो खत्म हो गया रोबो। अब उसके साथ तुम्हारे भी खत्म होने की बारी है। मेरी नहीं छोकरे, तुम्हारे खत्म होने की बारी है। आज मेरे हाथों से बनी लाखों लाशों में एक लाश और जुड़ जाएगी। रोबो के शरीर में मजबूत मशीनी शक्ति के सामने ध्रुव अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। उफ, मुझे सांस नहीं ली जा रही है। ध्रुव का दम घुटने जा रहा था और उसके चेहरे पर मौत का नीलापन उभर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी ग्रैंड मास्टर रोबो की उस कमजोरी पर था जिससे उसका शरीर आज़ाद था। ध्रुव के एक झटके ने रोबो का मास्क उसके चेहरे से अलग कर दिया और खेल पलट चुका था। रोबो ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव की पकड़ ऑक्टोपस के शिकंजे जैसी मजबूत थी। अब इसके बेहोश होने में ज़्यादा समय नहीं है। एक बार यह बेहोश हो जाए तो फिर मैं तभी ध्रुव दर्द से कराने लगता। पीछे से एक जबरदस्त वार हुआ और ध्रुव का दिमाग अंधकार में डूबता चला गया था। लेकिन अब तक सिग्नलों का पीछा कर रही चंडिका वहां तक पहुंच चुकी थी। उफ, यह क्या! चीते की तरह झपटा मारकर चंडिका ने ध्रुव पर हमला करने वाली को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ग्रैंड मास्टर भागो, इसको संभालने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ग्रैंड मास्टर रोबो कुछ पलों तक आश्चर्य से देखता रहा और फिर अपने चेहरे पर मास्क दोबारा फिट करके पानी की घनी परतों के बीच ओझल हो गया। हमको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है चंडिका, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यह आवाज़ यानी तुम, हाँ तुम ठीक समझी। अब हमें ध्रुव को संभालना चाहिए। मेरी छठी इंद्रिया कह रही है कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। और कुछ ही देर बाद ध्रुव को दो मजबूत बहावों के बीच में तेजी से सतह की तरफ लेकर बढ़ रही थी। कमांडर की छठी इंद्रिया सही कह रही थी। अग्निमुख किसी लालची की तरह एनर्जी को अपने अंदर सोखता जा रहा था, लेकिन अब उसके पूरे शरीर की नसें फट पड़ने को बेताब हो रही थी। उसका पूरा शरीर फूल कर एक अजीब सी चमक से चमकने लगा था। उसके शरीर के अंदर एक जबरदस्त दबाव जोर मार रहा था, लेकिन उसके हाथ रिएक्टर पर कसते जा रहे थे। इस लालच का जो अंजाम होना था वही हुआ। अग्निमुख का शरीर किसी ज़्यादा हवा भरे गुब्बारे की तरह फटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया था और साथ ही साथ रोबो का गुप्त अड्डा भी एक धमाके के साथ उड़ गया था। अपने आसपास के पूरे समुद्र को मत कर रख दिया था, लेकिन अब सभी सुरक्षित दूरी पर थे। ओह माय गॉड, लगता है कि अग्निमुख ने पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। उम्मीद है कि इसके साथ साथ वह खुद भी खत्म हो गया होगा। अब इस मास्क को पहनने की कोई जरूरत नहीं है। नताशा, तुम यहाँ
तुम लोग इसको जानते हो? इसको कुछ देर पहले राजपुरा पावर प्लांट में मेरी जान बचाई थी और रोबो का सारा प्लान भी तुमने ही मुझे बताया। पर क्यों? मैं ग्रैंड मास्टर रोबो के गैंग में शामिल जरूर थी, मगर राजापुर एटॉमिक पावर प्लांट में बम बनाने की सारी जानकारी मैंने ही रोबो तक पहुंचाई थी। लेकिन चंडिका ने पावर प्लांट में मेरी जान बचाकर मेरे सोचने की दिशा बदल दी थी। अगर यह अपनी जान पर खेलकर मुझे ना बचाती तो मेरा यह घिनौना जीवन वहीं पर खत्म हो गया होता। मैंने वहीं पर अपने इस नए जीवन को अपराध के विरुद्ध लड़ने के लिए समर्पित कर देने का निश्चय लिया था और फिर मैंने वही किया। लेकिन अगर तुम मुझे स्वर्ण नगरी में ना मिलते ध्रुव, तो स्वर्ण नगरी, तुम लोग किनारे पर चलो और मैं तुम लोगों को वहीं मिलता हूँ। अरे पर ऑक्सीजन मास्क तो लेते जाओ। रहने दो करीम, तुम्हारे कैप्टन को अब ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं है। पर क्यों, यह मुझे भी नहीं मालूम है। और फिर स्वर्ण नगरी में तुमने हमारी नगरी को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया ध्रुव। इसके लिए हम तुम्हारे हमेशा ऋणी रहेंगे। यह नगरी हमारी खोई सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है धनंजय। इसको बचाकर मैंने तुम पर नहीं बल्कि अपने पर एहसान किया है। कुछ भी कहो, परंतु तुमने सत्यवासियों के बारे में हमारी विचारधारा को बदल दिया है। अब एक दिन हम समुद्रवासी धरतीवासियों से मिलने जरूर आएंगे, यह हमारा वादा है। विदा स्वर्ण नगरी, विदा ध्रुव। और फिर राजनगर में अब तुम्हारा क्या इरादा है नताशा? मैं एक ट्रेड जर्नलिस्ट भी हूँ ध्रुव। अब अपराधियों के साथ मैं गोलियों से नहीं बल्कि कलम से लड़ूंगी। मम्मी जल्दी खाना दो, कस के भूख लगी है। आओ श्वेता, इनसे मिलो, यह है नताशा, एक होने वाली जर्नलिस्ट। हेलो नताशा। हेलो श्वेता। ओह माय गॉड, इसने तो वही बूंदे पहन रखे हैं जो चंडिका ने पहने हुए थे। यानी यह कोमल सी शरारती लड़की श्वेता जाबाज और तूफानी चंडिका है। और शायद ध्रुव भी यह राज नहीं जानता है। यह मेरे बूंदों की तरफ गौर से देख रही है, यानी सह समझ गई है कि मैं ही चंडिका हूँ। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को गौर से देखती रही। दोनों ही एक दूसरे के मन की बातें आंखों से पड़ रही थी। घबराओ मत श्वेता, तुम्हारी राज को मैं राज ही रखूंगी। थैंक यू नताशा। तभी ध्रुव की आवाज़ ने दोनों का ध्यान भंग कर दिया। तुम्हारी एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई नताशा। क्या ध्रुव, तुमने ग्रैंड मास्टर रोबो से गद्दारी करने के बाद भी उसकी भाग जाने में मदद क्यों की? मैं ग्रैंड मास्टर रोबो के अपराध साम्राज्य के खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ध्रुव, पर ग्रैंड मास्टर रोबो को खत्म करने में कभी नहीं। पर क्यों नताशा? क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो मेरे पिता हैं। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।